नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 6 में पाचन क्रिया तक पढ़ लिया था। मनुष्य में पाचन। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन। क्या पाचन और श्वसन दोनों क्रियाएं संबंधित है? हाँ, बिल्कुल संबंधित है। क्या संबंध है दोनों में? दोनों में संबंध ये है कि पाचन में जो खाना बना, जो खाना पचने के बाद जो पदार्थ बना, उस पदार्थ से ऊर्जा निकालने का कार्य श्वसन द्वारा होता है। यानी कि अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जो भोजन था उसका पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा का वसा और ग्लिसरॉल में हुआ, लेकिन अंततः ये तीनों चीज़ें किस में बदल जाती हैं? ग्लूकोज में बदल जाती है, जो कि 6 कार्बन अणु होता है। अब ये जो 6 कार्बन अणु है, ये हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है और हर एक कोशिका में पहुंचकर इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन है। हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन है। अब ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन अणु हैं। इस 6 कार्बन अणु का कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदल जाता है, जो कि 3 कार्बन अणु होता है। इसे पाइरूवेट कहते हैं और ये पहला चरण होता है जो कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन जो दूसरा चरण होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब जो वायवीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो इसमें CO2 और H2O बनता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो कहाँ होता है? पेशीय कोशिका में होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। अब प्रश्न ये आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कब होती है, जबकि हम तो हमेशा ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तब होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला कार्य कर रहे होते हैं, जब हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तीव्र गति से, तो उस गति से हम सांस नहीं ले पाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर को उस गति से नहीं मिल पाती है जिस गति से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम दौड़ रहे होते हैं या हाँफ रहे होते हैं, सांस फूल रही होती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उस समय पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनती है, जो कि लैक्टिक अम्ल भी बनता है। तो ये हमारा शरीर जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये ऐसा होता है। इसके अलावा यीस्ट कोशिका में भी अवायवीय श्वसन होता है। इसमें इथेनॉल और CO2 बनता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा मिलती है, इसमें 3 ATP मिलती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो हम अगर ऐसे पढ़ना चाहें इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन को अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये O2 की अनुपस्थिति में होता है और इसको ऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये कोशिका द्रव्य में या पेशी कोशिका में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, जबकि इसमें CO2 और H2O बनता है। ये हमने पीछे देखा है। इसमें कम ऊर्जा निकलती है और इसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अब श्वसन के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में संचित हो जाती है, जो कि ईंधन के रूप में काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ATP क्या है? कोशिका का ईंधन। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। एक ATP में 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा होती है। अब हम पढ़ते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन के लिए रंध्र होते हैं। हम पहले रंध्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो अंतरकोशिकीय अवकाश में ये रंध्र खुलते हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश में हर एक कोशिका इन रंध्रों ऑक्सीजन के संपर्क में CO2 के संपर्क में आती है। यानी कि हर एक कोशिका तक गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। और ये निर्भर करता है पर्यावरण की अवस्था और पौधे की आवश्यकता अनुसार। दिन में प्रकाश संश्लेषण के कारण ये CO2 गैस लेते हैं, लेकिन रात में ये CO2 गैस छोड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे आता है
जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीवों में जैसे मछली में आपको पता है, या कोई भी जीव जो जल में रहता है वो ऑक्सीजन कैसी लेता है, पानी में घुली हुई। लेकिन पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन लेता है वो उन तक कम मात्रा में पहुंचती है, और यही कारण होता है कि जलीय जीवों में श्वसन की जो गति होती है वो तेज़ होती है, यानी वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो मछली मुंह से जल लेकर क्लोम तक पहुंचाती है, और क्लोम में क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और जल को बाहर भेज दिया जाता है। इस प्रकार श्वसन जलीय जीवों में होता है विलय अवस्था में। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो परिसंचरण हो रहा है ये इकहरा है, यानी कि इसमें एक बार ही रुधिर का संचरण हो रहा है, जबकि मनुष्य शरीर में परिसंचरण 2 बार होता है, तो उसे दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन के लिए पहले हमें ये चित्र समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य में जो श्वसन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, नासिका से। नासिका में नासाद्वार से जो है श्वसन प्रारंभ होगा। यहाँ कंठ है, कंठ के नीचे श्वास नली है, ये उपास्थि वलय है। उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है, ये इसको निपतित होने से बचाता है, श्वास नली को खड़ा रखता है सीधा। फिर ये श्वास नली जो है आगे जाकर इस तरह से श्वसनिका में विभक्त हो जाती है, और श्वसनिका आगे जाके श्वसनी में विभक्त हो जाती है, और लास्ट में जो श्वसनिका है वो इस तरह की गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं कुपिका। और ये है कुपिका कोश जहाँ पर हवा आती है। यानी कि अगर हम क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले नासाद्वार से O2 यहाँ प्रवेश करेगी, और यहाँ से होते हुए ये श्वास नली से होते हुए किस में आएगी, श्वसनी में, और श्वसनी से श्वसनिका होते हुए ये इस कुपिका कोश में आएगी। जब यहाँ पर O2 आएगी तो ये जो इसकी भित्ति है, इस भित्ति में जो केशिकाएँ हैं, रक्तवाहिकाएँ हैं, यहाँ पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। CO2 को ये ले लेगी, और CO2 को ये दूसरी रक्त केशिकाएँ जो है वो बाहर की तरफ लेके जाएंगी, और O2 को अंगों तक लेकर जाएंगी। तो इस प्रकार ये केशिकाओं द्वारा अंगों तक शुद्ध रुधिर द्वारा O2 पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है। हम इसको और अगर देखें तो इस तरह से देख सकते हैं श्वसन की क्रियाविधि को, कि O2 जो है वो नासाद्वार में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे बाल होते हैं, नाक में हमारे बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है। तो वो क्या कार्य करता है, वो हवा में जो गंदगी होती है उसको वहीं रोक लेता है ताकि शुद्ध हवा फेफड़ों तक पहुँचे। इसके बाद कंठ से होते हुए श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी, और श्वसनिका से होते हुए वायु कहाँ प्रवेश करती है, वायु कुपिका में। यहाँ पर दीवार में रुधिर कोशिकाओं वाहिकाओं का जाल बिछा होता है, जिससे विसरण द्वारा O2 को रुधिर में ले लिया जाता है, और अनेक अंगों तक या शरीर के सारे अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा हो गया श्वसन तंत्र। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक चीज़ और बताने की ये है कि ये जो जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहिका फैल जाती है, जिससे चूषण विधि द्वारा फुफ्फुस में प्रवेश करती है, और इसकी गति जो है वो बहुत धीमी होने के कारण रक्त का जो संचरण होता है O2 का, वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी कि ज़्यादातर ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त कणिकाओं में होता है, लाल रक्त कणिकाओं में। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। आपने देखा होगा बसों पर परिवहन लिखा होता है, हरियाणा परिवहन, यूपी परिवहन। तो परिवहन का काम क्या होता है बसों का, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसी तरह से हमारे शरीर में भी एक जगह से दूसरी जगह किन चीज़ों को लेके जाया जाता है, इसमें हो सकता है भोजन या फिर लवण, O2, सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो पूरा एक परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में होता है, जिसमें क्या क्या होता है, हृदय होता है, रुधिर होता है, और रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हृदय के बारे में, कि हृदय क्या करता है। हृदय जो होता है वो पेशी होता है, और ये कार्य करता है रुधिर को पंप करने का। ये आपको पता होगा कि रुधिर जो है हमारे शरीर में पूरी तरह घूमता रहता है। तो वो क्यों घूमता रहता है, जब हम खड़े होते हैं तो भी हमारे मस्तिष्क तक रुधिर कैसे पहुंच जाता है, क्या वो बिना किसी दाब के पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है। उसको पंप किया जाता है रुधिर द्वारा, जिस तरह हृदय द्वारा, जिस तरह से पानी की मोटर द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है,
उसी तरह से हमारे शरीर में हम ये कह सकते हैं कि मोटर का काम कौन करता है? हृदय। ये मोटर की तरह रुधिर को हमारे शरीर में हर एक अंग तक पहुंचाता है। अब एक बार हम हृदय की संरचना पढ़ लेते हैं। ये जैसे हृदय है, ये हृदय सबसे पहले इसमें ये जो बीच में दीवार है इसे कहते हैं विभाजक पट्टिका। ये विभाजक पट्टिका हृदय को दो भागों में बांटती है। इधर क्या है? शुद्ध रुधिर। ये जो लाल सा दिख रहा है ये शुद्ध रुधिर है, और ये जो इधर नीला नीला दिख रहा है ये अशुद्ध रुधिर है। शुद्ध रुधिर में क्या होती है? CO2। और अशुद्ध रुधिर में क्या शुद्ध रुधिर में क्या होता है? CO2 मतलब ऑक्सीजन, और अशुद्ध रुधिर में होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, विभाजक पट्टिका इसको अलग करती है, तो ये दोनों हिस्से भी ऊपर नीचे बटे हुए हैं। ऊपर कौन सा हिस्सा है? आलिंद, और नीचे कौन सा है? निलय। हमेशा रक्त किससे प्रवेश करता है? आलिंद से। इधर भी और इधर भी आलिंद से प्रवेश करेगा, निलय में आएगा। और इनमें प्रवेश के लिए एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कपाट लगे होते हैं। ये कपाट ये दिख रहे हैं आपको, ये कपाट है। तो कपाट भी कितने हैं? 4। एक कपाट है आलिंद से निलय में आने के लिए, एक कपाट है निलय से धमनी में जाने के लिए। ये देखिए यहाँ तीर का चिन्ह यहाँ बना हुआ है, फिर तीर का चिन्ह यहाँ बना हुआ है। ये कपाट बने हुए हैं, यहाँ भी ये यहाँ जाने के लिए और यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार ये रुधिर जो है इन कपाटों के थ्रू एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है। तो रुधिर अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर से अलग होता है और आलिंद से होते हुए निलय में, और शुद्ध रुधिर निलय से फिर अन्य अंगों तक जाता है, अन्य अंगों से फिर अशुद्ध होकर वापस आलिंद में आता है और निलय से वापस भेज दिया जाता है। इसकी क्रियाविधि मैं एक बार समझा देती हूँ आपको कैसी होती है। कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए तीर का निशान यहाँ बना हुआ है। तीर का निशान यहाँ बनने का मतलब है कि रुधिर, शुद्ध रुधिर यहाँ से प्रवेश करता है फेफड़ों से। हम सांस लेते हैं तो फुसफुस में जो कुपिका की जो केशिकाएँ होती है, रक्तवाहिकाएँ, वो फुसफुस शिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर को यहाँ भेजती है। तो आलिंद इस समय शिथिल अवस्था में होता है। शिथिल मतलब ढीला होता है, तो सारा रुधिर इसमें भर जाता है। इसमें भरने के बाद ये सिकुड़ना शुरू करता है। सिकुड़ने से क्या होगा? सिकुड़ने से ये होगा कि निलय में सारा रक्त जो आलिंद में आया था वो निलय में जाएगा। निलय में जाने के बाद ये कपाट बंद हो जाएगा, जिससे कि वापस रुधिर पीछे ना जाए। अब जब निलय में रुधिर आ जाएगा तो निलय भी संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा। जब निलय सिकुड़ेगा तो ये वाला कपाट खुल जाएगा और यहाँ से रुधिर निलय से यहाँ महाधमनी में आएगा। महाधमनी से ये बहुत सारे अंगों तक पहुँचा दिया जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाएगा। अब विभिन्न अंगों तक पहुँचाने के बाद उन अंगों में उस ऑक्सीजन को तो ले लिया जाएगा और CO2 को दे दिया जाएगा। तो वो CO2 वाला जो रुधिर है वो अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण वो यहाँ से प्रवेश करता है किसमें? वापस आलिंद में। ये कौन सा आलिंद था? बायां आलिंद, बायां निलय। ये दायां आलिंद है, तो दाएं आलिंद में दोबारा से अशुद्ध रुधिर आता है। इस वक्त ये शिथिल अवस्था में होता है, और जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ये सारा जो रक्त है, अशुद्ध रक्त, वो दाएं निलय में प्रवेश करेगा, और दाएं निलय से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा फुफ्फुस महाधमनी में, फुफ्फुस धमनियों में। तो इस प्रकार रुधिर आलिंद से निलय में और निलय से यहाँ शुद्ध रुधिर तो निलय से अंगों में जाता है और अशुद्ध रुधिर निलय से फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को अलग करने के लिए होती है विभाजक पट्टिका, और ये विभाजक पट्टिका के बाद भी 4 कक्ष में हृदय बटा होता है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। रुधिर का प्रवेश कहाँ से होगा? हमेशा आलिंद से होगा। शुद्ध रुधिर का बायां आलिंद से होगा और अशुद्ध रुधिर का दायां आलिंद से होगा। निलय में जाने के बाद शुद्ध रुधिर कहाँ भेज दिया जाएगा? विभिन्न अंगों में। और यहाँ से कहाँ भेज दिया जाएगा? यहाँ भेज दिया जाएगा फेफड़ों में, ताकि वो शुद्ध हो सके। ये चित्र आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगर हम इसे रेखा चित्र द्वारा समझें, सरल चित्र द्वारा और इसे समझाया जा सकता है कि जैसे ये है, यहाँ पर हृदय है। हृदय में रुधिर कहाँ से आता है? फेफड़ों से आता है। तो ये फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है वो यहाँ पर हृदय में आएगा। हृदय इसको पंप करेगा। पंप करने से ये रुधिर जो है कहाँ जाएगा? विभिन्न अंगों तक जाएगा, और विभिन्न अंगों से ये अशुद्ध हो जाएगा, और ये अशुद्ध रुधिर
शिराओं द्वारा वापस किस में जाएगा, हृदय में जाएगा, और हृदय में फिर ये पंप होकर शुद्ध होने के लिए वापस किस में जाएगा, फेफड़ों में, जहाँ ये शुद्ध होगा। तो इसमें हृदय में कितनी बार चक्कर लग रहा है, 2 बार चक्कर लग रहा है रक्त का, एक बार शुद्ध का और एक बार अशुद्ध का। तो इसलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार शरीर में हृदय जो है वो रक्त को पंप करता रहता है। अब अगर हम समझें तो इस तरह भी कह सकते हैं कि फुसफुस से रुधिर आया फुसफुस शिरा द्वारा हृदय में, और हृदय से गया अंग कोशिकाओं में, फिर वहाँ से महाशिरा द्वारा वापस हृदय में आता है, और हृदय से वापस किस में चला जाता है, फुसफुस में। या फिर अगर मैं कहूँ तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि फेफड़ों से O2 युक्त रुधिर सबसे पहले कहाँ आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा ये विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, विभिन्न अंगों से ये महाशिरा द्वारा CO2 युक्त रुधिर हो जाता है। अब अंगों में पहुंचने के बाद यहाँ पर क्योंकि O2 तो दे देता है और CO2 ले लेता है, तो CO2 लेने के बाद ये महाशिरा द्वारा किस में जाएगा, आलिंद में जाएगा, आलिंद से ये दाएं नीले में जाएगा, दाएं नीले से इसको वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, फेफड़ों में, जहाँ ये शुद्ध होने के लिए जाता है। इस प्रकार ये क्रिया होती रहती है। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य होता है सिकुड़ना और फैलना। मैंने बताया था कि जब शिथिल होता है आलिंद तब उसमें रक्त प्रवेश करता है, जब वो सिकुड़ता है तो उसमें से रक्त कहाँ चला जाता है, निलय में, और जब निलय सिकुड़ता है तो उसमें से रक्त आगे बढ़ जाता है या तो फुफ्फुस में या फिर अंगों में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें ये परिसंचरण सहायक होता है। देखो किसी किसी में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जैसे रेंगने वाले जंतु, इनमें पर्यावरण के ताप के अनुसार होता है, इसलिए इसमें 3 कोष्ठीय होता है। इसमें अगर रुधिर मिल भी जाता है तो ये इनमें सहनशील होता है। 2 कोष्ठीय हृदय होता है मछली में। 2 कोष्ठीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोम में शुद्ध रुधिर ग्रहण कर लिया जाता है, तो एक ही चक्कर लगता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं एकहरा संचरण। आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब यानी कि रक्त का दाब किस पर लगता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर, दीवार पर। जो नलिकाएं होती है जिसमें रक्त बहता है उनकी दीवार पर एक दबाव होता है जिसको हम बोलते हैं रक्तदाब। ये कितने से कितने होता है, 80 से 120 तक नॉर्मल माना जाता है। आपने सुना होगा बीपी लो बीपी हाई, वो यही चीज़ है। इसको किससे नापा जाता है, स्फिग्मोमीटर से नापा जाता है। और जब धमनी के सिकुड़ने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि धमनी जैसे जैसे पतली होएगी तो दाब भी बढ़ेगा, और जब धमनी फट भी सकती है। रुधिर वाहिकाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो धमनी और एक शिरा। धमनी में कैसा रुधिर होता है, O2 युक्त होता है। शिरा में कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, यानी CO2 युक्त। दोनों में अंतर कर सकते हैं, इसमें शुद्ध है, इसमें अशुद्ध है। इसमें रुधिर कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है, हृदय से अंगों तक, और इसमें कहाँ पहुँचा जाता है, अंगों से हृदय तक। अशुद्ध रुधिर अंगों से हृदय तक पहुँचाया जाता है। इसमें जो है इसकी भित्ति जो होती है वो मोटी और लचीली होती है, क्योंकि इसमें दाब ज़्यादा लगता है इसलिए भित्ति भी मोटी होती है ताकि सहन कर सके, और इसमें दाब कम होता है इसलिए इसकी भित्ति पतली होती है। ये अंग तक पहुंचती है तो बहुत ही पतली केशिकाओं में भित्ति वाली, एक कोशिकीय केशिका वाली भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, जबकि ये जो है ये एक कोशिकीय भित्ति से एक बड़ी शिरा बनाती है मिलकर। इस प्रकार धमनी और शिरा में अंतर हम कर सकते हैं। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है, कभी आपने देखा होगा कि शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो रक्त बहने से क्या कमी होगी, रक्त बहने से एक तो जो पंपिंग है उसमें कमी आएगी। जैसे मोटर हम चला रहे हैं, पानी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अगर मान लो कहीं से लीकेज हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है पानी का। बिल्कुल वही बात है कि पंपिंग में कमी आती है। और दूसरा आता है कि रक्तस्राव यदि ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है यदि लगातार रक्त बहता रहे। तो इसके लिए शरीर में क्या व्यवस्था होती है कि जो प्लेटलेट्स होती है वो उस स्थान पर पहुँचकर रक्त का थक्का बना देती है और रक्त के स्राव को रोक देती है। ये कार्य होता है प्लेटलेट्स का। आपको ध्यान रखना है कि चोट लग जाती है तो रक्त अपने आप ही बहना बंद हो जाता है। उसका क्या कारण होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पर क्या बना देती है, रक्त का थक्का।
अब हम आगे पढ़ते हैं लसिका क्या होता है। लसिका जो होता है, कोशिका भित्ति में प्रोटीन, प्लाज्मा और कुछ रुधिर कोशिका जो होती है वो बाहर निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है। अंतर कोशिकीय अवकाश यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है खाली, उसमें आ जाती है, जिसे लसिका कहते हैं। और ये जो होता है प्लाज्मा के समान रंगहीन एक प्रोटीन पदार्थ होता है। ये लसिका कोशिका में जाकर विभिन्न केशिकाओं के मिलने से एक बड़ी लसिका वाहिका बनाता है। इसका क्या कार्य होता है? ये वसा का वहन करता है और अतिरिक्त तरल को वापस रुधिर में ले जाता है। अगला हम पढ़ते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन जो होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है तो बहुत सारी चीज़ों को बाहर भी निकालता है। इसको कहते हैं उत्सर्जन। तो एक कोशिकीय जीवों में तो ये राजधानी द्वारा हो जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है? तो मनुष्य में उत्सर्जन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको।